जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा गहराता जा रहा है। और इस सब के बीच में ये अनुमान और ये रिपोर्ट आ रही है कि क्या अब इस जंग में ईरान और इसराइल के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कूदेगा या नहीं। कई दिन से ये सवाल बने हुए हैं। फाइनली ये रिपोर्ट आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के ऊपर अटैक करने का प्लान रेडी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आई मे और मे नॉट डू इट। अब इसका मतलब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ईरान पर हमला करने का हुक्म दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, वो इस जंग में कूदेंगे या नहीं कूदेंगे। इस पूरी कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है गिरिधर मामूडी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते अंबर जी, आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सवाल कई दिन से बना हुआ है, लगभग 5-6 दिन से, कि इस जंग में ईरान और इसराइल के बीच में क्या इसराइल अमेरिका को घसीटेगा या अमेरिका विलिंगली इस जंग में शामिल होगा क्रेडिट के लिए या नहीं। क्योंकि जिस तरह से एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं करूंगा अमेरिका पे, सॉरी, ईरान पे अटैक, फिर पीछे हट जाते हैं। काफी असमंजस की स्थिति सी बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, कुछ कंफ्यूज नजर आते हैं। आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से सर डिकोड कर पा रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं? देखिए, पहला दिन से ही अमेरिका को घसीट लिया बेंजामिन नेतन्याहू ने। अब देखिए, 2000 किलोमीटर जाके इनको मारना पड़ता है, कम से कम कहीं कहीं 2500 किलोमीटर भी जाना पड़ता है इनको। मान लीजिए कि वो हाइफा से टेक ऑफ करता है, तो कोई ईस्टर्न ईरान में हमला करना हो तो 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो लगभग मान लीजिए कि श्रीनगर से कई बेंगलुरु तक, हैदराबाद तक जाना हो, उतना डिस्टेंस उनको ट्रैवल करना पड़ता है। तो वो भी उनका पहला दिन का उनका बयान था इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कि 200 फ्लाइट्स गए थे और 100 ठिकानों पे वो हमला करके आए हैं। तो फाइटर एयरक्राफ्ट्स का उनका कैपेसिटी कम होता है, तेल लेके जाने का, उसका फ्यूल लेके जाने का कैपेसिटी कम होता है। जो इंटरनेशनल एयरलाइंस होते हैं, पैसेंजर एयरलाइंस होते हैं, उनका तो ज़्यादा होता है क्योंकि लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स हैं, उनके पास फ्यूल रखने का क्षमता ज़्यादा होता है। तो इनको इतना दूर जाके वहां मार के फिर दोबारा वापस आना हो तो नामुमकिन है, वो तो नहीं कर सकते। और वो भी F-35 जैसे फाइटर, वो स्टेल्थ की फोकस ज्यादा रखती है, इसलिए उसका बॉडी कम होता है और उसका फ्यूल कम लेके जाता है। तो इसके चलते हुए वो इतना, मतलब ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर वो एक राउंड ट्रिप मार के आने का उतना उनके पास फ्यूल नहीं होता है। तो मतलब क्या है, इसराइल के पास जितने भी फ्यूल टैंकर्स हैं जो मिड एयर रिफ्यूलिंग करते हैं, वो 200 एयरक्राफ्ट्स को 5000 किलोमीटर का रिफ्यूलिंग करने का क्षमता नहीं है उसमें। तो मतलब क्या है, मतलब ऑलरेडी अमेरिका उसको मदद कर रहा है। अमेरिका ने उसको मिड एयर रिफ्यूलिंग ऑलरेडी कर रहा है। उनकी एवैक्स हो, उनकी सैटेलाइट्स हो, उनकी इंटेलिजेंस हो, उनकी जो भी पिन पॉइंट प्रेसिशन देने वाली, लोकेशन देने वाली इनकी जो इंटेलिजेंस है, लाइव फीड है, वो सब इसराइल को ऑलरेडी दे रहा है। मतलब ये ऑलरेडी जंग में है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका बाहर बैठा है। मगर बोलने के लिए तो कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं ना। मार्को रूबियो का स्टेटमेंट था पहला दिन जब ये हमला हुआ, तो उनका स्टेटमेंट था कि हमने कुछ नहीं किया, इसराइल ने किया। तो भाई, बगैर आपका समर्थन वो कैसे इतना दूर जाके फिर वापस आ सकता है? तो इसीलिए अमेरिका तो पहले दिन से ही जंग में था। मगर अब उनके फाइटर जेट्स, उनके शिप्स, ये क्या डायरेक्टली वहां बम्बार्डमेंट करेंगे नहीं करेंगे, ये ही एक चीज बची है। बाकी सब चल रहा है ऑलरेडी। अब जब वहां से मिसाइल्स या ड्रोन्स ईरान से वो मारता है, तो बीच में अमेरिकन फोर्सेस जितने भी गल्फ में है, वेस्ट एशिया में, चाहे वो बहरीन, चाहे वो कुवैत, चाहे वो कतार, यूएई, सऊदी, इराक, जहां जहां भी इनके ठिकाने हैं अमेरिका का, वो पहले उनको काउंटर कर रहे हैं ना। मतलब ऑलरेडी आपने एक शील्ड बना के दे दिया उनको, इजराइल को। ये पूरे जितने भी हथियार आ रहे हैं उधर से, ईरान से, पहला आप ढाल बन के उनके सामने खड़े हो। मतलब क्या आप युद्ध में नहीं हो क्या? ऑलरेडी आप तो युद्ध में हो। एक, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो, दूसरा उनको रिफ्यूलिंग और पूरा बैकएंड का सपोर्ट दे रहे हो।
तो मतलब यू आर ऑलरेडी इन द गेम। बस ये उनका इजराइल का फेडरल इतना ही है, बाकी सब आपका पीछे सपोर्ट है, बगैर आपका सपोर्ट को वो जा नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहा था कि वो इनके साथ कुछ डील करेगा ईरान के साथ। वो मतलब जनरली वो तो बिजनेस में है, वही एंगल से सोचता है, उसके आगे वो सोचता नहीं। डील करेगा सोचा है। वो भी 15 जून को उनसे मीटिंग था। तो 12 जून को बेंजामिन नेतन्याहू का बेटे का शादी था। तो ईरान समझ बैठी कि अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि 15 तक तो खींचेगा, 15 जब मीटिंग होगा देखा जाएगा। मीटिंग नतीजा ठीक से नहीं आया तो देखेंगे 16-17 को क्या होगा देखेंगे, वो उनका सोच था। मगर 12 तारीख को अपना बेटे का शादी बंद करके रोक के ये जाके ठोक के आ गए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को भी 24 घंटे का भी टाइम नहीं दिया है बेंजामिन नेतन्याहू। मगर एक चीज है, इजराइल जैसे मैंने कहा बगैर अमेरिका का सपोर्ट वो कुछ नहीं कर सकता है। अमेरिका का सपोर्ट चाहिए था और अमेरिका को इन्फॉर्म करना था। एक्चुअली अमेरिका अप्रूवल देगी, वो उनको ग्रीन सिग्नल देगा तो ही वो अटैक कर सकता था पहले। मगर जैसे मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक पिछले 20 सालों में सबसे वीकेस्ट प्रेसिडेंट कोई है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो ये चीज, तो इसीलिए ये चीज जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू सीधा डोनाल्ड ट्रंप का वीकनेस पकड़ लिया और उस वीकनेस के चलते हुए फिर ये जो कार्रवाई किया वो किया है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक नोबेल लॉरिएट समझ बैठा है। ओबामा इतना जंग किया है, इतने लोगों को मारा है, फिर भी आपने उसको नोबेल प्राइज दे दिया। मैंने इतना जंग रोका है, अफगानिस्तान में रोका है, मैं अभी रशिया यूक्रेन का भी रोक दूंगा, फिर इसका भी रोकूंगा, मैं कोई जंग स्टार्ट नहीं करूंगा। तो ये एक इमेज बना के रखा है ना। और भारत पाकिस्तान के बीच में भी जो था मैं रोक दिया, तो मुझे कोई भाव नहीं देता है, वो मतलब लोग क्या है ये भाव उसको लेके तब मोदी जी ने क्लेरिफाई कर दिया कि यूनाइटेड स्टेट हैड नो रोल इन मीडिएशन बिटवीन करेक्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। करेक्ट। उसके बाद भी बोल रहा है कि मैंने रोका है, तो वो सुनने वाला नहीं है, किसी का सुनता नहीं है। तो उनको तो नोबेल प्राइज देना है, एक बार नोबेल प्राइज दे दिया तो चुप बैठेगा, वही बचा है उसका। तो उसको बहुत स्ट्रैटेजिकली ये उस पर जंग में घसीटा है बेंजामिन नेतन्याहू। तो इसीलिए उनके पास 24 घंटे का टाइम था। इसके बीच में जो नॉन कॉम्बैटेंट्स थे गल्फ एरिया में, वेस्ट एशिया में, इनके ठिकानों पे जितने भी नॉन कॉम्बैटेंट्स थे उन सबको विड्रॉ किया। जैसे फैमिलीज होंगे उधर, क्योंकि वहाँ कोई जंग नहीं था अब तक, इसलिए उनके फैमिलीज थे या कोई सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इन सबको वो विड्रॉ किया, है ना। तो ये चीज़ है। तो अल्टीमेटली यूएस ना चाहते हुए भी उनको या युद्ध में शामिल होना ही पड़ रहा है। अभी क्या बचा है, जितना इजराइल कर सकता है वो सब कर लिया ऑलरेडी। उनके जितने भी न्यूक्लियर साइट्स है उसको मार गिराया, उसको मतलब टेक आउट किया, उसको शूट डाउन किया, सब कुछ किया। उनका कोई एयरक्राफ्ट एयरफोर्स नहीं रहा, पूरा ईरान का एयरफोर्स को उड़ा दिया, इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को उड़ा दिया। ये इनको अनचैलेंज्ड ईरानियन एयर स्पेस में जा सकता है, मनमानी करके आ सकता है, पूछने वाला नहीं है। और अब नेक्स्ट वेव कल क्या अटैक किया, आईआरजीसी के ठिकानों पे, फिर इनके जो गवर्नमेंट की जो मतलब वहाँ जो भी अपने समाज को कंट्रोल करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करना शुरू किया। बचा क्या है, जो बाकी जो बंकर बस्टर बॉम्ब चाहिए था इनको, जो 3-4 मंजिले 5 मंजिल के नीचे इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज जितने भी है और खमेनेई जहाँ छुपा है उनको मारना हो, तो वो इजराइल के पास नहीं है। वो हथियार जो है अमेरिका चाहिए। अमेरिका का भी ये बॉम्ब्स सिर्फ उनके B2 बॉम्बर्स ही लेके जा सकता है, कोई और बॉम्बर नहीं लेके जा सकता है। और ये B2 बॉम्बर जो है इंडियन ओशन में डियोगो गार्सिया में रखा है। तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप डिसीजन नहीं लेगा तब तक वहीं बैठा रहेगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ग्रीन सिग्नल देगा तब ये B2 बॉम्बर्स जाएंगे, फिर बंकर बस्टर्स मारेंगे, फिर वहां 3-4 मंजिल पूरा तबाह हो जाएगा। तो वो इजराइल चाह रहा है। मगर अभी 2 हफ्ता तो टाइम दिया है बेंजामिन नेतन्याहू, पता नहीं उससे भी आगे खींच सकता है। अब कितना भी बम्बार्डमेंट करो फिर भी आप ईरान को हरा नहीं सकते हो, क्योंकि अब देखिए कोई भी जंग
सिर्फ एयर अटैक से नहीं होगा, आप बूट्स ऑन द ग्राउंड जाना पड़ेगा, आपका सेना वहां जाना पड़ेगा। और इजराइल के पास उतना सेना तो है ही नहीं है, ऑलरेडी वो गाजा में यहाँ पे बहुत बिजी मैं है। आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, पिछले दिनों ये रिपोर्ट आई थी कि जो मोसाद की गोश्त आर्मी है वो ईरान में काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, और वो पिछले दिनों रिपोर्ट्स भी आई थी कि किस तरह से ईरान उनको आइडेंटिफाई कर करके उनको निकाल रहा है, एलिमिनेट कर रहा है। तो मैं उस पे भी चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताएं कि वो कितना एक्टिव है ईरान में और कैसे ये काम कर रहा है। देखिए ये मोसाद का ऑपरेशन तो बहुत डिफरेंट होता है। मोसाद का मतलब नहीं है कोई इजराइल पासपोर्ट रखने वाला इजराइल से गया, ईरान में बैठा, वहां से कुछ किया, ऐसा नहीं है। हम्म, ईरानियन पासपोर्ट रखने वाले ईरानियंस को इस्तेमाल किया। तो मोसाद तो अलग तरीके से वो लड़ता है। बस इक्का दुक्का लोग वहां से आए होंगे, कोई फेक पासपोर्ट लेके आए होंगे उसको थोड़ा डायरेक्शन वायरेक्शन देने के लिए। बाकी सब जितने भी ऑपरेटिव्स थे ईरान में और अब भी है, वो सब ईरानियंस हैं। ईरानियंस उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये पूरे इनके मोसाद का जितना इनका पेनिट्रेशन है उसको एक्सपोज करने के लिए, ऑडिट करने के लिए खमनी की रेजिम जो है कुछ लोगों को, 12 लोगों को बिठाया। ये पूरे अपना सिस्टम में मोसाद का कितना पेनिट्रेशन है इसको आप अध्ययन करके इन सबको आप पकड़ के अरेस्ट करना है। ये इस मकसद से 12 लोगों का टीम को बिठाया। तो ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। सडनली एक दिन देखिए, देखते हैं लोग, उनमें से 8 लोग इजराइल चले गए। मतलब ये 12 में भी 8 लोग मोसाद के लोग थे। तो इतना डीप ये लोग पेनिट्रेट कर दिया और उनके ही साधनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ड्रोन्स तेहरान के ऊपर अटैक हुआ फर्स्ट राउंड में, वो सब ईरान में बने ड्रोन्स थे, वो इजराइल से नहीं आए। वो जैसे यूक्रेन है, तो यूक्रेन में बनी ड्रोन्स 4500 किलोमीटर रशिया के अंदर वो स्मगल करके लेके गया। इधर पूरा ईरान में बनी ड्रोन से ही इस्तेमाल किया, ईरानियन से ही वो अटैक करवाया। मगर इंस्ट्रक्शंस, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग सब मोसाद ने किया है। तो मोसाद का तो पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, वो क्या क्या कर बैठेंगे। तो अब उनके यूएस इजराइल के एम्बेसडर यूएस में जो है, उनका एक वायरल एक स्टेटमेंट आया बाहर। वो कह रहा था कि जो पेजर बॉम्ब अटैक हुआ था ना हिजबुल्लाह के खिलाफ, तो वो आपके सामने कुछ भी नहीं दिखेगा, वो तो एक नॉर्मल ऑपरेशन दिखेगा जो हम आगे करने जा रहे हैं ईरान में। ये आज गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन के बीच में हम ऐसे बड़े कांड करने जा रहे हैं जिसका मिसाल नहीं होगा। और जो पेजर कांड है वो इसके सामने बहुत कम दिखेगा, बहुत नॉर्मल दिखेगा। ये उनका बयान, मतलब क्या करने जा रहे हैं तो अब देखने वाली बात है। आने वाले 24 घंटे में हमें पता चलेगा क्या होगा। तो ये है चीज। तो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी है। बस डोनाल्ड ट्रंप ये एक B2 बॉम्बर भेजना, वो एक सिर्फ वो बच गया, वो रह गया। उसका भी ऑर्डर दे देगा तो तमाम हो जाएगा। इसका मतलब खमेनी बच नहीं पाएंगे, खमेनी तो मर जाएगा। मगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव है, उनका अपना डीप स्टेट का दबाव है कि खमेनी को मत मारो, खमेनी को जिंदा रखो। क्योंकि जब खमेनी मर जाएगा तो किसके डर दिखा के अपना एजेंडा ये पूरे वेस्ट एशिया में चला पाएगा अमेरिका। अब तो कोई ना कोई है, अभी खमेनी है, ये शैतान है, राक्षस है, इनके हाँ, पास वो एक क्या शिया है। कंट्री का डर सुन्नी कंट्रीज को दिखाकर हथियार बेच रहे हैं, तो उनका अपना दुकान चल रही है। अगर ईरान कमजोर हो जाता है तो फिर वो अमेरिकन इंटरेस्ट को सूट नहीं करेगा। बिल्कुल। अभी ईरान में नॉर्मलाइज्ड एक सरकार आती है। ईरान, सऊदी और इजराइल तीनों में आपका मतलब डिप्लोमेटिक आउटरीच हो जाता है, नॉर्मलाइज होता है। तो फिर अमेरिका वहां बैठ के क्या करेगा? इतने ठिकाने बैठ के लगा के क्या क्या करेगा उधर? मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो मतलब सब खुश है, तो आप बीच में जाके क्या क्या करने वाले हो? तो उनको यहाँ से निकाल फेंकेंगे ना। तो इसीलिए वो ईरान रेजिम चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को वार्निंग दिया है कि तुमको जो करना है करो, मगर इसको नहीं निकालोगे। तो अमेरिका का डेडलाइन अलग है और बेंजामिन नेतन्याहू का डेडलाइन अलग है। अमेरिका ये कह रहा है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता है, उसका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का क्षमता खत्म करो, डील करो, बंद करो। ये उनका सोच है। बेंजामिन नेतन्याहू ये सोच रहा है कि एक बार इस रेजिम को कोलैप्स करेंगे, ये भी इराक जैसा, सीरिया जैसा
कोई लीडरशिप नहीं रहेगा, वो खंडर हो जाएगा, तो इजराइल के लिए खतरा टल जाएगा। तो कम से कम कोई 10-15 साल तक इजराइल को कोई खतरा नहीं रहेगा। वो उनका सोच वो है। तो अमेरिका में ये प्रेशर आ रहा है कि ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग इजराइल की जंग है। इजराइल की जंग अमेरिका क्यों लड़ना है? अमेरिका इतना हमारे टैक्स पेयर्स का पैसे खर्च करके, फिजूल की खर्चा करके हम क्यों बर्बाद होना है? और पता नहीं, अफगानिस्तान में तो 20 साल लड़े थे, अब अभी भी एक 10-15 साल यहाँ ईरान में लड़ने के लिए हमारी बच्चों को क्यों भेज रहे हो? तो ये दबाव है ट्रंप के ऊपर, इसीलिए वो कंफ्यूज है करना क्या है। मगर वो डिसीजन लेगा तो एक्शन के लिए अपना उनका जो सेना है, उनके जो फोर्सेस है, वो तैनात है, वो तैयार है, उनका प्रिपरेशन पूरा हो गया। अभी ऑर्डर मिलते ही वो इमीडिएटली अटैक करेंगे। मगर वो ऑर्डर देगा नहीं देगा नहीं बोल सकता है। वो खुद कह रहा है कि मुझे ही पता नहीं है, मैं ऑर्डर दूंगा नहीं दूंगा। तो Exactly. क्योंकि He said, I may or may not do it. He's confused. करेक्ट, इनके पीछे ये पॉलिटिक्स है, उनके ऊपर दबाव है कि खमेनी को मत मारो। अपना खुद का डीप स्टेट, अपना खुद का जो एस्टैब्लिशमेंट है अमेरिका का, वो चाहता है कि खमेनी जिंदा रहे और वो गालियां देते रहे, धमकी देते रहे। इसके चलते हुए अमेरिका पूरा यहाँ अपना बेसिस, क्योंकि इनके अमेरिकन बेसिस जितने भी है वो अमेरिका को कोई खर्चा नहीं लग रहा है। उनके ऊपर जितना खर्चा हो रहा है वहां लोकल सरकारें भर रहे हैं ना। तो सऊदी में जितने भी बेसिस है वो सऊदी अरेबिया उसको पे कर रहा है, अमेरिका को क्या खर्चा जा रहा है? उल्टा उनको उनके ऊपर 100 रुपया खर्चा हो रहा है तो अमेरिका उसके ऊपर 150 का बिलिंग डाल रहा है, बाकी 50 उससे कमा भी रहा है। तो इसीलिए वो उनके इंटरेस्ट के चलते हुए ये जंग चलना है। इसीलिए हमास को भी जब खत्म करने चला था बेंजामिन नेतन्याहू, बाइडेन की सरकार में रेड लाइन्स डाला था, आप रफा में नहीं जाएंगे, आप यहाँ नहीं जाएंगे, फिलाडेल्फी कॉरिडोर में नहीं जाएंगे, पूरे कंडीशंस रख रहे थे। क्यों? तबाह होना है, थोड़ा झटका उसको मिलना है, फिर 2-3 साल के बाद फिर जंग लड़ना है, तभी अमेरिका का रेलेवेंस रहेगा। इसीलिए हमास खत्म होना अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है। तो ये समझना चाहिए, इधर पूरे गेम में ये चल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू इतना वीक प्रेसिडेंट इस बार है, डोनाल्ड ट्रंप को एक बिजनेस सोच से आगे सोच नहीं सकता है, ये उनको पहले से पता था। इसीलिए ये स्ट्रैटेजिक इश्यूज में उसको मतलब गुमराह करके उसको मतलब उसको पागल बना के ये खुद जाके उसमें अटैक किया। अब अमेरिका का स्टेटेड पोजीशन है कि ये कभी भी जब इजराइल के ऊपर कोई खतरा आता है तो वो उसको ऐसे छोड़ नहीं सकता है, उसके समर्थन में आना ही आना है। इवन जो बाइडेन एक कॉन्टिजेंट जिनके जो जितने भी फ्लाइट्स हैं उनको रोक दिया था, इनके मतलब शेल्स और जितने भी अम्यूनिशन थे वो सप्लाई एक कंटेनमेंट रोक दिया था, उसके बाद उनको भी देना पड़ा। तो अमेरिका में चाहे वो डेमोक्रेट पार्टी हो, रिपब्लिकन पार्टी हो, इजराइल को अबैंडन नहीं कर सकते। ये वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू, और डोनाल्ड ट्रंप उस सिचुएशन में नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू से आगे सोच सके, वो उतना कैपेसिटी उनके पास नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी खमेनी को मारने का निर्णय ले चुका है बेंजामिन नेतन्याहू। अब ऑप्शन अमेरिका को दे रहा है, या आप उड़ा दो या मैं उड़ा दूं। जब बेंजामिन नेतन्याहू उड़ाएगा पूरा क्रेडिट उसको जाएगा ना, तो डोनाल्ड ट्रंप वो क्रेडिट खोना नहीं चाहते, क्योंकि पिछले टर्म में, इनके फर्स्ट टर्म में कासिम सुलेमानी को मार दिया था। IRGC का जो कुड्स ब्रिगेड है उसका जो उसका सबराई है, उनको मार दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। इस बार खमेनी को मारेगा तो क्रेडिट उनको मिलेगा, पब्लिक में अपना आपको हीरो दिखा सकता है और नोबेल प्राइज का भी बोल सकता है, देखो मैं द बिगेस्ट थ्रेट दुनिया में जो था उसको निकाल दिया। तो ये वो समझ नहीं पा रहा है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है क्या करना क्या है। और अमेरिकन एम्बेसडर माइक हैकेबी जो इजराइल में है, वो एक लंबा लेटर लिखा है, या भगवान को याद करो, जीसस को याद करो, ये होली लैंड है, आपको भगवान ने इसीलिए बचाया, यहोवा ने आपको इसीलिए बचाया, कैंपेन में आपके ऊपर हमला हुआ था फिर भी आप बच गया, उसका मतलब क्या है, और भगवान के काम करने के लिए ही आप प्रेसिडेंट बने हो, तो उस एंगल से सोचो, अब जाओ उसको मारो। ये पूरा इमोशनल लेटर पब्लिक करके वो रिलीज हुआ। तो इनके ऊपर इतने बड़े दबाव है, तो देखते हैं फाइनली क्या डिसीजन लेंगे।
वो डिसीजन नहीं लेंगे तो शायद इनके मोसाद ऑपरेटिव्स और इनके ही खुद के ऑपरेशन में खमेनी को उड़ा देंगे, इजरायली खुद उठाएगा। तो लेट्स वॉच, 24 घंटे के अंदर अंदर हमें पता चले। ऑफ कोर्स वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि वो काफी कंफ्यूज है और वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर उन्हें डिसीजन क्या लेना है, क्योंकि इसराइल का भी प्रेशर है और साथ ही साथ उनको, जैसा कि सर आपने बताया, कि क्रेडिट लेने की भी होड़ है। तो इस सब के बीच में वो क्या फैसला लेते हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अब तक स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिकन बेसिस हैं आसपास ईरान के, और वो कभी भी ईरान पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन कितना अटैक करेंगे। लेकिन सर एक सवाल और ये है कि जो इसराइल के ऑब्जेक्टिव्स हैं ईरान को लेकर और जो अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स हैं ईरान को लेकर, वो काफी उनमें क्लैशेस हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आ पाएंगे? और जैसे कि आपने बोला कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहता कि आयतुल्लाह खामनेई के ऊपर कोई हमला किया जाए, दूसरी तरफ इसराइल चाहता है कि उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। तो ऐसे में जो इंटरेस्ट है दोनों के, वो कैसे वो क्लैशेस उनमें हो रहा है, तो कैसे एक उस पे प्लेटफॉर्म पे आकर ये ईरान के ऊपर हमला करेंगे? अमेरिका की जैसे बात हो रही है, प्लान रेडी है, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रम्प कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। देखिए इसीलिए तो डिले हो रहा है, नहीं तो अब तक खमेनी उड़ गया होगा। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया ना, हम जानते हैं वो कहाँ छुपा है, मगर हम अभी उनको मार नहीं रहे, अभी अब तो नहीं मार रहे हैं। उनके ट्वीट में क्या है, नॉट नॉट अब तक नहीं मार रहे हैं, बाद में मार सकते हैं। मतलब वो डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। क्यों है? यही कंफ्यूजन है दोनों में, ये टारगेट में थोड़ा गैप दिख रहा है हमें। अमेरिका कुछ सोचती है और इजराइल कुछ और सोच रही है, तो ये दोनों के तालमेल नहीं हो रहा है, इसीलिए डिले हो रहा है। नहीं तो अब तक खमेनी को उड़ा दिया होगा। और दूसरी तरफ से वो रेजा पहलवी को एक्टिवेट किया, तो फिर वहाँ के ईरान के अंदर जितने भी एंटी रेजिम के जितने भी फोर्सेस हैं उनका एक्टिवेट किया। तो अभी तैयारी पूरा रेडी है। अभी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को डिसाइड करना है कि क्या करना है। अब देखिए, ये अमेरिका कहीं भी जाता है, उनका स्टैंडर्ड स्लोगन है, हम डेमोक्रेसी को रिस्टोर करेंगे। कहाँ डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया? इराक गया, इराक की हालत क्या है हम देख रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से 2 साल, हाँ 2 साल से उनका प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, ठीक है ना। सीरिया का जो आपने खुद मिलियंस ऑफ डॉलर्स बाउंटी रखे थे उनके सर पर, जिनको आपने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट दर्जा दिया था, उनको आप कह रहे हो कि वेरी स्ट्रांग मैन, वेरी इन्फ्लुएंशियल मैन, या पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आप जो चाहते हो सडनली वो आपका टेररिस्ट हो जाता है। मगर सडनली आप डिसाइड किया कि ये टेररिस्ट नहीं है, आप बहुत अच्छा आदमी है, तो अच्छा आदमी बन जाता है ना। तो ये इनका जो सोच है वहाँ कंट्रोल कैसे रखना है। तो धीरे धीरे से इन पूरे इलाकों में जो अमेरिकन इंटरेस्ट है वो घटते जा रहा है, तो इजराइल की वर्चस्व बढ़ रहा है। अभी ऑलरेडी मेजॉरिटी इन जितने भी देश है वे सब, ऐसा नहीं है सुन्नी शिया डिवाइड भी हम ठीक से हम नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि ईरान ऑफ कोर्स शिया का सबसे बड़ा देश है, मगर बाकी और भी देश है शिया देश, ऐसी बात नहीं है। अजरबैजान जैसे शिया मेजॉरिटी कंट्री, अजरबैजान और ईरान दोनों कोएलिशन में है। अजरबैजान को ईरान की समर्थन है, और अर्मेनिया, अब नॉर्मली क्या होना चाहिए, ईरान और अजरबैजान दोनों शिया देश है, दोनों मिलकर लड़ना चाहिए, दोनों के एनिमिटी है। अच्छे ठीक नहीं फिर है। हाँ, और अर्मेनिया है, अर्मेनिया एक क्रिश्चियन देश है, मगर एक यहूदी देश इजराइल उनके खिलाफ लड़ रहा है, और एक काफिर देश भारत और एक शिया देश ईरान, ये दोनों एक क्रिश्चियन देश अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब इंटरेस्ट के नाते चलता है सब चीज, वहाँ हमें समझना चाहिए। एब्सोल्युटली, लेकिन जनता को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाकर। हाँ बिल्कुल। अभी धर्म के नाम पे वो कह रहा था ना कि इस्लामिक बॉम्ब। ईरान ने जब कहा कि इजराइल हमारे ऊपर कुछ करेगा तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा, तो इमीडिएटली बोला नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, डर गया पाकिस्तान। तो अब ये सब मतलब पाकिस्तान का तो सिंपल एक ही है, भारत और हिंदू, ये दोनों उनके टारगेट है। बाकी मुसलमान के साथ क्या हो रहा है भाड़ में जाए, पता ही नहीं है। जिंगजांग में क्या हो रहा है, बलूचियों के साथ क्या हो रहा है, पश्तूनों के साथ क्या हो रहा है, क्या कुर्दों के साथ क्या हो रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं है। फलस्तीन के बारे में ये लोग बहुत कुछ पॉलिटिक्स करते हैं, मगर ये खुद जाके जियाउल हक और उनके कालखंड में
जॉर्डन किंग के ऑर्डर्स पर ये जो मतलब हजारों पैलेस्टीनियंस को मार दिए थे पाकिस्तानी फौज। तो ये तो किराए की आर्मी है, जो पैसे देंगे वहां जाएंगे। सॉरी टू से बट अनफॉर्चुनेटली दे आर लाइक प्रोस्टिट्यूट्स, दैट्स इट। जहां से पैसा आता है वहां जाके ये लोग काम करते हैं और कुछ नहीं है। तो इस्लाम बस दिखावा के लिए है, बट भारत की हेट्रेड वही एक चीज पाकिस्तान को चलाती है, और हिंदू हेट्रेड और भारत हेट्रेड, ये दोनों निकाल देंगे तो पाकिस्तान कुछ नहीं रहेगा। वो इस्लाम उनको पकड़ के नहीं रख पा रहा है। एक तो बांग्लादेश अलग हो गया, फिर बलूचियों को ऑलरेडी एक देश चाहिए, वो लोग अलग होना चाहता है, पश्तून अलग होना चाहता है, तो इस्लाम तो उनको पकड़ के नहीं रख रहा है ना। सेम थिंग विद ईरान और सऊदी अरेबिया। 1979 से पहले इजराइल और ईरान के दोनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था, तो बहुत टेक्नोलॉजी दिया, बहुत इन्वेस्टमेंट्स थे, इजराइल का इन्वेस्टमेंट ईरान में, तो जब तक शाह ऑफ ईरान था। हाँ, मगर शाह ऑफ ईरान भारत के खिलाफ था, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो इसीलिए अब खमेनी को निकाल देंगे, जो भी सरकार आएगी उधर, हमें पता नहीं है कि वो भारत के साथ रहेगा या हमारे खिलाफ रहेगा, बोल नहीं सकते। अब तक तो खमेनी की सरकार हमारे खिलाफ है, ना हमारे समर्थन में। एक साइड से देखेंगे तो वो रिश्ते न्यूट्रल ही हमारे ईरान से बेहतर रहे हैं, बट वैसा कोई ऐसा नहीं है कि एक तरफा बहुत ज्यादा कुछ झुकाव भारत की तरफ हो। लेकिन सर, जो आयतुल्लाह खामनेई को हटाने की बात करते हैं, लेकिन जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है आफ्टर आयतुल्लाह खामनेई, वो काफी स्ट्रांग है, और जो आइडियोलॉजी है वो भी इतनी स्ट्रांग है। तो क्या आयतुल्लाह खामनेई को हटाकर जो बोल रहे हैं कि समस्या का समाधान हो जाएगा, वो तो नहीं होने वाला है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पिछले 50 साल में, एटलीस्ट 45 ईयर्स, जब से ये रेजिम खोमेनी की रेजिम टेक ओवर किया, पूरा देश बहुत रेडिकलाइज हो गया। अब इस रेजिम को समर्थन देने वाले वहां मेजॉरिटी है, अभी भी है, शायद 50-60% होंगे। इनके खिलाफ शायद 30-40% हो सकते हैं, मगर इनके समर्थन में भी बहुत लोग हैं, तो वह कहाँ जाएंगे? और जो लोग इस रेजिम के खिलाफ है ईरान के अंदर भी, वो ये नहीं चाहता है कि अपना देश हार जाए। देखिए, उनका तो पैट्रियोटिज्म रहेगा, अपना देश है, देश तो अपना ईरान है। में इस वक्त नेशनलिज्म काफी ज्यादा पीक पर है, ये है, क्योंकि किसी भी देश में बिल्कुल। हमला होता है तो हमारे सामने भी एग्जांपल है, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, पहलगाम अटैक हुआ, तो हम लोग सब एकजुट हुए, सब ऑफ कोर्स, सब ये जनरल सी बात है। करेक्ट। तो ईरान में भी यही चीज है। इवन जो लोग इस रेजिम के खिलाफ है, इनको हटाना चाहते हैं, वो भी बहुत गुस्से में है कि इजराइल आके हमें तबाह कर रहा है, हमें खत्म कर रहा है, तो वो भी खुश नहीं है। तो ये रेजिम के सपोर्टर्स भी खुश नहीं है, रेजिम के ओपोनेंट्स भी खुश नहीं है। तो ये चीज है, कोई और तीसरा देश आके हमारे ऊपर कुछ गड़बड़ करे, ये हमें मंजूर नहीं है। तो ये सोच है, इसीलिए जो अल्टरनेट आएगा तो इतना आसान बात नहीं होगी। सीरिया और इराक जैसा ये भी, ईरान भी कुछ साल तक, कुछ दशकों तक, शायद 20-30 साल तक ये भी एक कीचड़ जैसा बन जाएगा। मतलब एक कंफ्यूज स्टेट रहेगा, अनगवर्नड, पूरा लॉलेस, लॉ कुछ नहीं रहेगा उधर, ये मिलिशिया उसको चलाते रहेंगे। इतना सोसाइटी में इतना फॉल्ट लाइन्स है, एक दूसरे को मारते रहेंगे, तो ये चलेगा। क्योंकि सिस्तान बलूचिस्तान वो एक बलूचिस्तान देश बनाना चाहता है। तो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है और इनके पास जो बलूचिस्तान है, सिस्तान बलूचिस्तान, ये दोनों मिलना चाहते हैं। तो तेहरान के कंट्रोल से वो निकल सकते हैं, है तो मैप तो रहेगा ईरान का, मगर उनके कंट्रोल से जा सकते हैं। और साउथ वेस्ट में सुन्नीस ज्यादा है, वो एक शिया रेजिम के साथ क्यों रहना चाहते हैं? वो शायद कुवैत के साथ या अपना देश बनाना चाहता है, या इराक के साथ जाना चाहता है, तो ये हो सकता है। तो फिर अफगानिस्तान से तटे हुए इलाकों में थोड़ा वो तालिबान का फेवर में कुछ लोग हैं, तो ये कह नहीं सकते। और कुछ अर्मेनियंस हैं, तो इट इज नॉट, और पूरा देश एक शिया देश है ऐसा नहीं कह सकते हैं। उनमें भी बहुत से एथनिसिटीज है और बहुत डाइवर्स सोसाइटी है उधर भी। तो इसीलिए कुछ दशकों तक, 1-2 दशकों तक वहाँ लॉलेसनेस होगा, मतलब एक एक को मारते रहेंगे। जो भी वहाँ बिठाया जाएगा वो कठपुतली होगा, वेस्ट या इजराइल उसको चलाने का कोशिश करेगा, उनका समर्थन लोकल पॉपुलेशन में नहीं रहेगा, तो ये गड़बड़ है। तो ये अच्छी बात नहीं है उनको निकालना।
मगर ये भी सच है कि खमेनी का सरकार जो है वो भी इतना जुल्म करता है, स्पेशली औरतों के साथ, महिलाओं के साथ। मासा अमीनी के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं, उसके बाद भी क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को अभी भी फांसी में चढ़ा रहे हैं। तो ये सब है। तो करें तो क्या करें, क्या वो चीज सऊदी में नहीं हो रहा है क्या? सऊदी में भी आप ब्लास्फेमी करते हो तो बीच सड़क में आपको गाड़ देंगे, वो मार देंगे आपको, या फ्राइडे नमाज के बाद फायरिंग स्क्वाड में आपको मार देंगे, अभी भी चल रहा है ना। तो पूरे इस्लामिक दुनिया में यही है, द वे लॉ इज इम्प्लीमेंटेड। तो ईरान को खाली दोषी ठहराना कोई अच्छी बात नहीं है, बाकी सब ममालिक भी वही है। यूएई जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव है उधर भी यही होता है। मैं वहाँ काम किया, मैं जानता हूँ। एवरी फ्राइडे आपको अनाउंसमेंट होता है, इस फ्राइडे इन लोगों को मारने जा रहे हैं, तो आप आके देख सकते हो। तो दैट इज स्टिल लिविंग इन सम 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी का अभी भी वो जस्टिस सिस्टम चलता है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में। तो यू कांट आइसोलेट ईरान। ईरान में ही हो रहा है, ईरान इतना बकवास की देश है, खमेनी इतना बकवास है, नहीं कह सकते। बाकी भी ऐसे ही है। क्या इजिप्ट सो कॉल्ड इजिप्ट में नहीं हो रहा है क्या? वहां भी तानाशाही है, कहाँ नहीं है बताइए। तो दैट्स द थिंग। तो सेलेक्टिव ऑडियंस, सेलेक्टिव नैरेटिव। मैं डिसाइड किया ईरान मेरे लिए एक शैतान है, तो मैं वही बोलते जाऊंगा ना। बाकी ये शैतानियत इसमें है। इनफैक्ट सर, पाकिस्तान को लेकर मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान जो एक टेररिस्ट नेशन है जिसमें हजारों लाखों आतंकी हैं और दर्जनों सौयों आतंकी संगठन है, उसको तो आप घर में बैठाकर लंच करा रहे हैं और उनको आप वाहवाही कर रहे हैं। तो ये हिपोक्रेसी आपकी साफ जाहिर होती है कि आप ईरान को तो कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट नेशन है, जो टेररिस्ट नेशन है उसको आप घर में बैठा के रखे हुए हैं। लंच खिला रहे हो उनको, फिर वही ना, द बिगेस्ट टेररिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट को लंच खिला रहे हो व्हाइट हाउस में बुला के। फिर जो बंदा टेररिस्ट था, डिक्लेयर टेररिस्ट था बांग्लादेश में, उसको मंच पे आप गले लगा रहे हो। तो आई मीन अमेरिकन हिपोक्रेसी का तो कोई, अमेरिकन एंगल से देखेंगे तो आप उनको टेररिस्ट कह रहे हो। अमेरिका एक कहती है कि स्ट्रैटेजिक असेट्स है। ये खुद क्रिएट किया था ना, मुजाहिदीन क्रिएट किया था, आईसिस क्रिएट किया था, इतना तंजीम ये अमेरिका खुद क्रिएट किया था ना। तो वो तो दूर से दुलाई हुई नहीं है ना अमेरिका। यहाँ का एक एंगल से देखेंगे तो सबसे बड़ा टेररिस्ट देश कोई है तो अमेरिका है। तो इतने पूरे दुनिया में ये मतलब ऐसे ऐसे तंजीमों को खड़ा करके रेजिम चेंज करवाने वाली सबसे बड़ा टेररिस्ट देश अमेरिका ही है। लैटिन अमेरिका में देखिए, अफ्रीका में देखिए, पूरे इनके इनके जो भी इनके अलाइज हैं, इनके जो मित्र है, पूरे तानाशाही है, डिक्टेटर्स हैं और किंग्स हैं। यही है डेमोक्रेसी। कहाँ है, कहाँ डेमोक्रेसी ये लोग बिठा पाए बताइए आप। और इनके खुद के देश में क्या डेमोक्रेसी है? तो अब खुद उन्हीं के प्रजा ये कह रहे हैं कि ये किंग है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप एक राजा जैसा बन गया करके वहां रैलीज निकाल रहे हैं वो लोग, है ना। तो ये हमें डेमोक्रेसी की पार्ट ना पढ़ाएं। दुनिया में दो देश है जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। एक्चुअली डेमोक्रेसी जो है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, उसको सक्सेस बनाए हमने बनाए, भारत ने बनाया। और दो ही देश है मेरे सोच में जो एक्चुअल रियल डेमोक्रेसी है, एक इजराइल है, दूसरा भारत है। इजराइल में भी 1 या 2 सीट से ही सरकार बनती है मैक्सिमम, दोनों को 50-50 मिलता है, जिसको 1 सीट ज्यादा मिला वो सरकार बनाते हैं। उसमें अरब्स भी हैं, उसके नेसेट में अरब रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट बैठते हैं, अल्ट्रा राइटिस्ट बैठते हैं, सेंटरिस्ट बैठते हैं, सब इकट्ठा होकर बैठते हैं। इवन नफ्ताली बेनेट, सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट सरकार जब बनी थी बेंजामिन नेतन्याहू से पहले, वो भी राइट विंगर्स के समर्थन से ही बनी थी। तो राइट दोनों लेफ्ट दोनों मिलके ही सरकार बना सकते हैं वहां इजराइल में। और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे बंदे को भी ये लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन से हराए। तो मोस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां है। दो पार्टी का सिस्टम नहीं है उधर। आप जितने भी पार्टी चाहिए उतना रखो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में भी बीजेपी और कांग्रेस दो ही सरकार बनाएंगे ऐसी कुछ नहीं है ना। कोई जेडीयू कहीं कर्नाटक से आया, देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बन गया ना, तो कोई भी बन सकता है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, करेक्ट। और जब हम एक आदमी को तीसरे बार चुना के जितवा के हम आगे लागे लेके आते हैं, तो ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज, अमेरिका हो या यूरोप हो, हमें कहते हैं कि
ये क्या कहते हैं उसको, मेजॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप। भाई डेमोक्रेसी का डेफिनेशन वही है, जिसको ज्यादा वोट मिला वही सरकार चलाएंगे, उसको आप डिक्टेटरशिप कैसे कहते हो? मतलब आप जो आप जिसको चाहते हो वो आएगा तो डेमोक्रेसी है, आपके खिलाफ जो बोलेगा तो इसलिए आई डोंट, इनका कोई मेरा रेस्पेक्ट नहीं है इनके डेमोक्रेसी के ऊपर। और डेमोक्रेसी के नाम पे पूरा दुनिया को तबाह करके छोड़ा है। कहीं भी गया ये डेमोक्रेसी के नाम पे, वहां आज भी शांति नहीं है। इसीलिए ईरान में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी मुझे आशा के किरण कुछ दिख नहीं रहे हैं, और आएंगे। इवन रेजा पहलवी भी आएगा उधर, वो ऑलरेडी 30-40 साल से वो बाहर है। ईरान में क्या सिचुएशन उसको पता नहीं है, कितना रेडिकलाइज हुआ, क्या इधर माहौल है उसको पता नहीं है। तेहरान ईरान नहीं है, तेहरान में बैठ के आप कुछ भी करो। अब कहीं अंदर जाओ, कौम में जाओ, कौम में तो अभी भी वहाँ होली साइट शियास, तो वहाँ उनका सोच क्या है आप जाके देखो। तो अभी पूरा ईरान को समझने वाला कोई है ही नहीं है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा है ये रेजिम। इसलिए लीडरशिप आने में बहुत समय लगेगा। तो ये सब चीज है, तो शायद ये भी एक फैक्टर होगा डोनाल्ड ट्रंप का। अब रेजिम चेंज करें तो हमें और भी दिक्कतें फेस करना पड़ेगा। तो देखते हैं, जैसे इराक में जब सद्दाम हुसैन को निकाल दिया था, उनके जो बाथ पार्टी था उनको डिसबैंड कर दिया। तो क्या हो गया, उनके जो जितने भी मेंबर्स थे वो सब अलकायदा या आईएसआईएस में जाके हो गया। तो ऐसा फिर दोबारा कुछ और खड़ा ना हो, ये भी एक डर है अमेरिका में। मगर बेंजामिन नेतन्याहू वो डिसाइड करके बैठ गया कि इनको निकालना ही निकालना है, कुछ भी हो इनको निकालना। देखते हैं 2-3 दिन में सब साफ हो जाएगा क्या होगा। बिल्कुल, अब पूरी स्थिति क्लियर होगी कि क्या होगा ईरान को लेकर। अमेरिका और इजराइल का जो प्लान है उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, या फिर हम शांति इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर बनते हुए देखते हैं, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि शांति दूत खुद को कहलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ फैसला लेते हैं, बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।